पहले ये बोला जाता था कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना मतलब आर यू क्रेजी, पागल हो क्या। जब आप पूरी रात स्क्रॉल करेंगे फ़ोन 2 घंटे 3 घंटे और 2 या 3 बजा देंगे तो माइंड उसे एज अ पैटर्न बना लेता है। इस जनरेशन के बच्चों को अच्छा लगने लग गया है कि इस सेलिब्रिटी को ये है मतलब मुझे भी है। हॉबी एक ऐसी चीज़ है जहाँ सिर्फ और सिर्फ हम ही बोलते हैं, हम ही डोमिनेंट रहते हैं और हमारी हॉबी सिर्फ हमारी सुनती है। पहले मैं साइकोलॉजिस्ट बाद में बनी थी, ये सीखी थी कि कैसे चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, एथिकली सारी चीज़ें कैसे मेंटेन की जाए। हाय, वेलकम टू द न्यू एपिसोड। आज हमारे बीच हैं डॉक्टर मुनिया। शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट विद मोर देन 20 years ऑफ एक्सपीरियंस। आज हम इनसे बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो कि सब उससे परेशान है, सब उससे आजकल के लाइफस्टाइल में वो जी रहे हैं, चल रहे हैं। वो एक इशू है अबाउट द मेंटल हेल्थ। द मेंटल हेल्थ एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत लोग बात नहीं करना चाहते। वो एक ऐसा टॉपिक है जो सब अकेले में ही उससे जूझ रहे हैं, उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, बट वो एक एक्सपर्ट गाइडेंस लेने के लिए उनको पता नहीं है कैसे किसको अप्रोच करें। तो हम वेलकम करते हैं डॉक्टर मुनिया। वेलकम टू द शो। हाय। राइट डॉक्टर मुनिया, आप एक लास्ट 20 years प्लस से इस फील्ड में काम कर रही हैं। पहले हम जानना चाहते हैं आपने एक साइकोलॉजी एज अ सब्जेक्ट कैसे चुना और आपने कैसे डिसाइड किया कि आप एक साइकोलॉजिस्ट बनेंगे। क्या ये आपके पास पहले से ही आपने ये सोचा था कि ओवर द टाइम जब आपने अपनी पढ़ाई करी तब आपने इस चीज़ को इन्वॉल्व किया? सर एक्चुअली स्कूल टाइम से ही ना, जब मैं सारी मेरी फ्रेंड्स अपने अपने प्रॉब्लम बताती थी, गर्ल्स स्कूल था तो कुछ अपनी फैमिली इश्यूज़ हुए या कुछ प्रॉब्लम हो रही है क्लास में तो वो हम मुझे बताती थी और बोलती थी कि कॉन्फिडेंशियल रखना। वहाँ से मैं एम्पैथेटिक बनना सीखी, लर्निंग हुआ कि कैसे मैं चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखूं, एथिक्स मेंटेन करूं, उनके प्रॉब्लम्स को सुनने लगी। और सिर्फ एक या दो फ्रेंड्स नहीं, पूरे होल क्लास पता नहीं मुझसे आके अपनी प्रॉब्लम शेयर करती थी। मेरे अंदर शायद उनको वो वाइब्स लगता था या उनको लगता था कि आई एम अ गुड लिसनर, मैं कॉन्फिडेंशियल रख पाऊँगी, मैं एम्पैथेटिक होती थी, उन्हें जो सजेशन देती थी वो बहुत उनको अच्छा लगता था। फिर ये कॉलेज में हुआ, फिर धीरे धीरे मेरा इसमें इंटरेस्ट आने लगा। मैं जब हेल्प करती थी वो हैप्पी होते थे तो मुझे लगता था कि हाँ मैं किसी को हेल्प कर पा रही हूँ। तो ये हेल्पिंग नेचर मेरा पहले से ही था, प्लस मैं जब हेल्प कर पा रही थी तो मुझे एक सेंस ऑफ सक्सेस फील होता था। उसके बाद मैंने धीरे धीरे जब मेरा सब्जेक्ट हुआ साइकोलॉजी तो मैं देखी कि अरे ये तो मेरे नेचर पे, मेरी पर्सनालिटी से मैच कर रहा है और उस सब्जेक्ट पे मुझे इंटरेस्ट भी आने लगा। तो धीरे धीरे मैं इसी पे आगे बढ़ी। ओके तो एक बहुत ही कॉमन मिथ कहेंगे कि जब आप किसी को बोलते हैं साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए तो सबसे पहला उनका क्वेश्चन होता है कि क्या मेरा दिमाग ख़राब है, क्या मैं पागल हूँ। तो एक साइकोलॉजिस्ट के जाने के लिए एक बहुत बड़ा टैबू है जो कि हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता। बट ओवर द टाइम हमने ये भी देखा है कि विद द यंगर जनरेशन दे वांट अ काउंसलिंग टू बी डन। वो बोलते हैं हमें एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाना है। तो हाउ इम्पोर्टेंट इज़ योर रोल एज अ साइकोलॉजिस्ट एंड किस टाइप के क्लाइंट आपके पास आते हैं या पेशेंट्स आपके पास आते हैं? सर आपने जो बोला ना कि एक टैबू है, एक स्टिग्मा है कि जाना नहीं चाहते हैं और कुछ यंग जनरेशन आना भी चाहते हैं, इसके दो पहलू हैं। फर्स्ट है कि इनिशियल टाइम में पहले ये बोला जाता था कि साइकोलॉजिस्ट के पास जाना मतलब आर यू क्रेजी, पागल हो क्या। ये उस समय की है जो हमारे पेरेंट्स के पेरेंट्स या दादाजी या पेरेंट्स के टाइम में उस समय ये एक बहुत बड़ी बिग चीज़ थी कि पागल हो क्या। उस समय मैं आपको बता रही हूँ, पता नहीं नाम लेना चाहिए या नहीं, परवीन बॉबी वो एक एक्ट्रेस थी और उनके टाइम में उनके मेंटल हेल्थ को छुपाया गया था। वो रिवील नहीं कर रही थी, छुपाया गया था बिकॉज उन था कि मेरा सोसाइटी में मेरा नाम खराब हो जाएगा। वो एक फियर था, मेरे जो मैं सेलिब्रिटी हूँ वो खराब हो जाएंगे, मेरे काम मिलने बंद हो जाएंगे, तो वो छुपा के रखी थी। तो हमारे पास उस
एक्ट्रेस से, क्योंकि हम लोग अपने एक्ट्रेस को रोल मॉडल समझते हैं जी। और ऑटोमेटिकली कॉपी करने लग जाते हैं, उनकी तरह कपड़े पहनने लग जाते हैं, बोलने लग जाते हैं, उनके ड्रेस को हम लोग एज अ फैशन लेने लग जाते हैं। तो जब उस एक्ट्रेस ने अपने इस मेंटल हेल्थ को छुपाया तो वो ऑटोमेटिकली हमारे पास मैसेज आया कि ये गलत चीज़ है, मेंटल हेल्थ में मतलब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हम लोग भी वो धीरे धीरे सीखने लगे, हमारे गार्जियन जो थे, और इसको हम लोग हाइड करने लगे कि अरे ये प्रॉब्लम हो रही है, ये तो ठीक हो जाएगा, या बताना नहीं है किसी को, शादी नहीं होगी, लोग गलत समझेंगे। उस टाइम ये था। पर अभी जैसे दीपिका पादुकोण ने ओपनली बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम था, मैंने हेल्प लिया, प्रोफेशनल हेल्प, मैं ठीक हो गई। या डियर जिंदगी एक मूवी आई थी जी। उस मूवी से वहाँ बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया कि किस तरह से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम होती है, तो हमारे डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम होती है। वहाँ से हम लोग तो वहाँ एक आइडियलिटी आई। वहाँ से उस डियर जिंदगी के बाद से मेरे पास पेशेंट ओपनली आने लगे कि मुझे ये प्रॉब्लम है। रिसेंटली आलिया भट्ट ने शेयर किया कि मुझे ADHD था। आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके बाद टीनेजर स्कूल्स के सारे बच्चे ज़बरदस्ती पेरेंट्स को लेकर आ रहे थे कि पेरेंट्स आके बोल रहे थे कि ये मुझे फोर्स कर रही है या कर रहा है कि मुझे ADHD है, मुझे डॉक्टर के पास लेकर चलो। तो ऑटोमेटिकली जब हम लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया से या सेलिब्रिटीज़ को ये है तो मुझे भी है, मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है। तो अभी थोड़ी सी सिचुएशन चेंज हो गई है, उस तरह से स्टिग्मा नहीं आता है। पर यस, आप जो बोल रहे हैं वो मिक्स है। कई पेरेंट्स ऐसे भी बोलते हैं कि हमारे टाइम में तो हमारे पेरेंट्स 2 थप्पड़ लगाते थे, ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती थी। पर अभी का जो जनरेशन है वो थोड़ा पेरेंट्स से फाइट करके बोलता है कि नहीं, मुझे जाना है मेंटल हेल्थ। एज यू सेड, कमिंग बैक, कि सोशल मीडिया का कितना इम्पोर्टेंट रोल है इन टर्म्स ये अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाने के लिए कि इस स्टिग्मा से बाहर निकलें एंड प्रोफेशनल गाइडेंस और हेल्प लेने के लिए आगे बढ़े। सोशल मीडिया का तो बहुत बड़ा रोल है, लेकिन हर चीज़ की पॉजिटिव एंड नेगेटिव चीज़ें होती हैं। सोशल मीडिया से हमें अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो रही है कि मेंटल हेल्थ क्या है। अभी मेरे पास बहुत पेशेंट आकर ये वर्ड बहुत यूज़ करते हैं, मेरी मम्मी नार्सिसिस्टिक है, मेरा हस्बैंड नार्सिसिस्टिक है, मेरी वाइफ नार्सिसिस्टिक है। तो ये सोशल मीडिया से उन्होंने पिक कर लिया ये वर्ड, या मुझे बाइपोलर है, या मुझे पर्सनालिटी डिसऑर्डर है। तो ये सोशल मीडिया से हम सुनते तो हैं, हम अवेयर होते हैं डिसऑर्डर के बारे में, पर एक वर्ड या एक पर्सनालिटी या एक सिम्टम मैच हो जाने से हम टैग देने लग जाते हैं कि मुझे शायद ये है, उसे शायद ये है, और उस टैग को लेकर हम घूमते हैं और उसी टैग के कारण हम एक शील्ड बना लेते हैं। कई बार बच्चे मुझे फोर्स करते हैं कि डॉक्टर मुझे दवाई नहीं चाहिए, मुझे थेरेपी नहीं चाहिए, आप मुझे बताओ कि मुझे ADHD है कि नहीं। तो मैं उन्हें बताती हूँ कि ADHD मैं आपको टैग नहीं दूंगी। आप इस एज से उसे एक एज अ क्राउन, उन्हें ना अब इस जनरेशन के बच्चों को अच्छा लगने लग गया है कि इस सेलिब्रिटी को ये है, मतलब मुझे भी है, और वो उसे क्राउन बना के लेकर जाना चाहते हैं और स्कूल में उसे एक प्रोटेक्शन बना लेते हैं कि मुझे तो ये है, स्कूल की टीचर भी मुझे कुछ नहीं बोल पाएगी। अगर मुझे अटेंशन डेफिशिएंट प्रॉब्लम है, हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है, तो मुझे अब टीचर कुछ नहीं बोलेगी, मुझे तो ये टैग लग गया। तो वहाँ मैं काउंसलिंग करती हूँ कि इस टैग के साथ अभी आपको अटेंशन मिलेगा, बाकी आप उसे इनवाइट करेंगे कि यस मुझे ये प्रॉब्लम है, तो हमें जो प्रॉब्लम है उसे हम सॉल्व करेंगे, ना कि डिसऑर्डर को टैग लगाएंगे। राइट। अब ये हमने बहुत देखा है, यंगर जनरेशन है, ऑब्वियसली स्कूल जनरेशन है, न्यूली कॉलेज गोइंग बच्चे हैं, इनमें हमने देखा है कि वो हर चीज़ एक सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, बाकी मीडियम्स हैं, उसी से ही जाके सेल्फ एजम्पशन करते हैं, उसी से जाके अपने आप को, एज यू सेड, कि वो टैग लगा लेते हैं पहले ही अपने आप को कि भाई मेरे को ये इशू है। अब इसमें कंट्रोल कितना इम्पोर्टेंट है, पेरेंटल कंट्रोल कितना इम्पोर्टेंट है, और दूसरा एक ये पेरेंट्स को अपने बच्चों को समझाने के लिए कितना इम्पोर्टेंट है बिफोर दे कम टू यू फॉर अ प्रोफेशनल गाइडेंस।
सर जैसे आपने बताया कि वो मैंने भी बताया टैग ले लेते। अब उस टैग से पेरेंट्स को समझना होगा कि कहाँ मुझे सपोर्ट करना है। रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ सच में, आप पेरेंट्स को नोटिस करना होगा, स्कूल में जाके बात करना होगा कि स्कूल में बच्चे का बिहेवियर कैसा रहता है। घर में पेरेंट्स को नोटिस करना होगा कि हाँ ये बच्चा कैसा बिहेव कर रहा है, इसके क्या बिहेवियर, एंगर इश्यूज हो रहे हैं, इमोशनल कुछ प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं, सोशल कोई प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं। ये हमें भी, पेरेंट्स को भी अच्छे से ऑब्जर्व करना होगा। उसके बाद प्रोफेशनल हेल्प के लिए आना होगा। लेकिन यस, अगर बच्चा बोल रहा है कि मुझे ये हेल्थ इश्यूज मेंटल हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं, तो बच्चे पे ट्रस्ट करके एटलीस्ट प्रोफेशनल हेल्प लेना चाहिए। यस, ये एक हम लोग नेगेटिव, सोशल मीडिया से तो नेगेटिव चीज़ें आ ही जाती हैं कि जैसे मैंने बोला कि मुझे बाइपोलर है, मतलब बच्चे घुसते हैं या पेशेंट घुसते और केबिन में आते ही बोलते हैं मुझे ये प्रॉब्लम है। पहले ही वो डायग्नोस करके मेरे पास आते हैं, डायग्नोस के साथ आते हैं वो। तो वहाँ मुझे काउंसलिंग करना पड़ता है कि नहीं आपको ये नहीं है, हमें असेसमेंट करना होगा, उसके बेसिस से ही हम बताएंगे। पर मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं पेशेंट को डिसऑर्डर के ना बताऊँ नाम कि आपको कौन सा डिसऑर्डर है। बिकॉज क्या होता है कि 4 सिम्टम अगर मुझे मिल रहे हैं डिसऑर्डर के और वो गूगल में जाके वो पढ़ने लग जाते, तो उसमें अगर 10 है तो वो 10 को, बाकी को और 10 को इन्वाइट कर लेते कि यस मुझे ये भी है, तो 4 था और प्लस ऐड कर लेते हैं 10, तो वो और प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो मैं उन्हें काउंसिल करती हूँ कि आप डिसऑर्डर पे मत जाइए, आपको क्या क्या प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम पे वी विल वर्क। राइट। नाउ कमिंग बैक, हमारी एक बात हुई थी डॉक्टर साहब थोड़े टाइम पहले, जिसमें हमने बात किया था आजकल के टाइम पे जो हमारी एक न्यूक्लियर फैमिलीज हैं और पहले हमारी एक जॉइंट फैमिलीज थी, ग्रैंड पेरेंट्स साथ थे, तो उसमें बच्चों की अपब्रिंगिंग में हमने देखा फ़र्क था। और एक न्यूक्लियर फैमिली में भी फ़र्क होता है, बिकॉज हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग है, वर्किंग कल्चर है, बच्चा अकेला है, वो डिजिटली कनेक्टेड है, अपना एक टैब पे, फ़ोन पे ही कनेक्टेड है थ्रू आउट द वर्ल्ड। सो व्हाट डू यू थिंक इज एज पर योर ओपिनियन कि उसको हम न्यूक्लियर फैमिली में भी रहते हुए ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं बच्चों को, जो कि जॉइंट फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स के साथ होते हुए हम उनको सपोर्ट मिलता था? हाँ देखिए, पहले तो हमारी जॉइंट फैमिली रहती थी, अब फॉर द वर्क, काम के प्रेशर के कारण हमें अलग रहना पड़ता है, अलग सिटीज़ में जाके रहने पड़ते हैं, तो उसमें तो हमारा कोई उपाय नहीं है। बट हम ये कर सकते हैं, जब जॉइंट फैमिली में हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें स्टोरी सुनाया करते थे, जब हम बोर होते थे आओ स्टोरी सुना देते हैं, तो उस स्टोरीज़ में कहीं ना कहीं हमें मॉरल चीज़ें मिलती थी, शिक्षा मिलती थी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। एक स्टोरी में होता था कि हाँ ये गलत इंसान है, ये सही इंसान है, गलत इंसान ने ऐसा किया तो उसे सज़ा मिली। तो अनकॉन्शियसली हम लोग उसे सेव कर लेते हैं कि हाँ गलत करने से नतीजा गलत होता है, तो हमारा एक लाइन ड्रॉ हो जाता है कि नहीं हमें गलत नहीं करना चाहिए। उस स्टोरी के माध्यम से हमारे पास ये मैसेजेस आते थे। पर अभी जब पेरेंट्स भी वर्किंग में हैं, दोनों पेरेंट्स, तो वहाँ बच्चा बहुत कुछ गलत देखता है। वहाँ हमें ये नोटिस करना होगा, घर में जो हेल्प है या नैनी है उन्हें कह के हमें बच्चों को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व करना होगा, ताकि वो घर में कम रहे, अकेले कम रहे, एक्टिविटीज़ में ज़्यादा रहें, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में। एंड वो जब रात को सोने जाए तो पेरेंट्स को सुलाने के टाइम ये चीज़ करना होगा कि वो स्टोरी पेरेंट्स एटलीस्ट उस समय रात को सुनाएं। या अगर बहुत थक गए हैं पेरेंट्स, तो मोबाइल में वो पंचतंत्र की स्टोरी आती है वो दे दे, ताकि बच्चा वो सुने और वहाँ से वो मॉरल अपना डेवलप करे, पॉजिटिव और नेगेटिव। क्योंकि रात को ही हमारा अनकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा वर्क करता है एंड अर्ली मॉर्निंग। तभी पुराने टाइम में बोला जाता था कि रात को भगवान का नाम लेकर सोना चाहिए या अच्छी बात सोच के सोना चाहिए, सुबह भी भगवान का नाम लेकर उठना चाहिए। आप नोटिस किए होंगे कि जैसे ही हम लोग सुबह उठते हैं और अगर नेबर के घर या कहीं आसपास कुछ गाना बजा, तो वो गाना हमारे पूरे दिन माइंड में गुनगुनाता रहता है, बिकॉज अर्ली मॉर्निंग वो डीपली स्टोर हो जाता है जी। तो बच्चा जब उठे तो पेरेंट्स को एक हक देना चाहिए कि मम्मी बहुत या पेरेंट्स तुमसे बहुत प्यार करते हैं, ऑलवेज सपोर्टिव हैं तुम्हारे लिए, एंड रात को वो मॉरल ऑफ द स्टोरी ज़रूर सुनाना चाहिए। बट डॉक्टर साहब, प्रॉब्लम इससे बड़ी आजकल ये है कि सब कहते हैं नींद नहीं आती, हम रात भर जाग रहे हैं, सुबह 4 बजे आप बोलते हैं 5 बजे उठ के स्टोरी सुने, यहाँ हम देखते हैं 4-5 बजे सोने जाते हैं लोग।
इंसोमिया की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही, रात भर जाग रहे हैं, स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है, तो उसके लिए क्या आप सजेस्ट करते देखिए, हैं? नींद जो नहीं आ रही है ना, उसका माइंड एक पैटर्न बना लेता है इनिशियली। ऐसा नहीं कि ऐसे करके नींद नहीं आ रही है, ऐसा नहीं है। वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है। बच्चों में पूछ रहे हैं या पेरेंट्स में? बच्चों में भी और हाँ, पेरेंट्स में, दोनों तो जगह। स्टडी का भी प्रेशर बहुत ज़्यादा है, कॉर्पोरेट में वर्क प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। पूरे दिन अगर आप डूज एंड डोंट्स में चल रहे हैं ना, डिसिप्लिन में, टारगेट में, अगर ऑफिस का टारगेट है या कुछ बच्चों में प्रेशर है पढ़ाई का, तो पूरे दिन एक स्टिक रहता है हमारे सर पे डोमिनेशन का कि यस ये करना है, ये नहीं करना है। तो जब आप फ्री होते हैं, वो रात के टाइम एक फ्री टाइम मिलता है और उसमें रिलैक्सेशन के लिए बहुत फ़ोन स्क्रॉल होते हैं, जी। यूट्यूब हो जाए या कुछ भी, और वो एक आप लिमिट नहीं रखते। देखना चाहिए ज़रूर, बिकॉज हम रिलैक्स नहीं होंगे, रिक्रिएशन का वही एक ज़रिया बन गया है। तो रिक्रिएशन बहुत ज़रूरी है, पर एक माइंड में स्ट्रॉन्गली डिटरमिन वे में सेट कर लेना चाहिए कि इतना देर ही मैं देखूंगा, उसके बाद मुझे डांट के, अपने माइंड को डांट के इसे स्टॉप करना है या अलार्म लगा के स्टॉप करना है। जब आप पूरी रात स्क्रॉल करेंगे फ़ोन 2 घंटे 3 घंटे और 2 या 3 बजा देंगे, तो माइंड उसे एज अ पैटर्न बना लेता है। जैसे आप गूगल में कुछ सर्च कर रहे हैं, तो थोड़े दिन बाद आपको वही उसी टाइप के मैसेजेस पॉपअप होंगे। जी। सिमिलरली माइंड भी एज अ कंप्यूटर ये वर्क करता है। आप अगर 3-4 बजे तक जग रहे हैं और फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हैं, आपके अंदर वो कंट्रोल ही नहीं है कि आप फ़ोन को स्विच ऑफ करके मैं सो जाऊं, तो ये 1 वीक के बाद या कुछ दिनों के बाद माइंड आपका उसे पैटर्न बना लेगा, उसके बाद आपको नींद नहीं आएगी। तो स्टार्ट हम ही करते हैं, फिर माइंड उसे फॉलो करता है, जो हुक्म मेरे आका बोलकर। इशू ये है कि पता सबको है, कर कोई नहीं सकता। हम बाकियों को क्या, अपना ही एग्जांपल देते हैं। हमारे साथ, मेरे साथ ये होता है, आप थोड़ी देर के लिए बैठे हैं, कुछ स्क्रॉल आउट करने के लिए देखते हैं, 2 घंटा हो गया, सोते सोते लेट हो गए। बट एवरीबडी नोज कि मोबाइल दूर रख के सोइए, थोड़ी देर करिए, बट सबकी अभी हैबिट बन गई है। बिकॉज क्या होता है ना, हम लोग अपने माइंड के गुलाम बन जा रहे हैं, मतलब अपने आप को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। आप जैसे अभी बोले ना कि सबका क्या, मैं खुद ही देखता रहता हूँ, पता है कि मोबाइल अलग रखना है, फिर भी मैं देखता हूँ। मीन्स आपने कमांड कर दिया है कि मैं रखूंगा नहीं, मैं देखता रहूंगा। Correct, तो माइंड बोल दिया ओके, जो हुक्म मेरा आका, आप देखते रहना, मैं मना नहीं करूंगा। Okay. और माइंड आपको फोर्स कर रहा है कि आप देखो देखो। आपको पहले ही सेट कर लेना होगा कि इतने तक मैं देखूंगा, उसके बाद मुझे रखना ही है। आप अगर माइंड को डांट कर या प्यार से या किसी भी तरह से एक कमांड कर दिए ना, माइंड सुनेगा ही सुनेगा। माइंड हमारी बहुत बहुत बातें सुनता है। अगर आप निकलने के पहले अपने माइंड को एक कमांड कर दिए कि मुझे ये चीज़ जाने के टाइम प्लीज़ याद दिलाना, मुझे लेकर जाना है, 100% आपका माइंड याद दिलाएगा। तो हम लोग जो बोलते हैं, माइंड वही सुनता है, माइंड की कोई गलती नहीं है। जी। अब अगेन, अभी हम यंगर जनरेशन के ऊपर ही बात कर रहे हैं, बच्चों पे ही बात कर रहे हैं। आजकल हम छोटे बच्चों को भी देखते हैं जो कि 5th 7th 8th 9th क्लासेस में है, उनको देख रहे हैं, वो आ रहे कर रहे हैं, हमें स्ट्रेस बहुत है, हमें एंग्जाइटीज इश्यूज बहुत होते हैं बच्चों को। दे अंडरस्टैंड कि इश्यूज हो रहे हैं, बट दे डोंट नो व्हाट इज़ द सॉल्यूशन फॉर इट। सिर दर्द हो रहा है, क्या रीज़न है उस चीज़ का, बाहर नहीं जा रहे खेलने के लिए, घर के अंदर अपने आप को कंटेंट रख रहे हैं। तो एक यंगर जनरेशन को आपका क्या एक मैसेज जाएगा जिसको इट कैन हेल्प देम सम वे? देखिए, पहले ना, सब जो आप 9-10 के 8-9-10 के बच्चे की बात बोल रहे हैं, 8-9-10 के बच्चे जो होते हैं, वो एक एज जो है जहां हम पीयर में बड़े होते हैं। उस समय पेरेंट्स से हमारा थोड़ा डिटैचमेंट होता है और अटैचमेंट हमारा फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा बढ़ता है, वो जो एज है। उस एज में अभी क्या हो गया, सोशल मीडिया के कारण ना बच्चे ग्रुपिंग करना सीख गए। अब जो पेशेंट मेरे पास बच्चे इस एज के आते हैं, वो बोलते हैं मुझे स्कूल नहीं जाना। मतलब मॉर्निंग होते वो एकदम डिटरमाइंड हो जाते हैं, पेरेंट्स कितना भी बोले वो बोलते हैं मुझे स्कूल नहीं जाना, बिकॉज स्कूल में वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस नहीं आती है। मतलब बच्चे वहाँ पे उसे बोलते हैं कि मेरी कोई फ्रेंड नहीं है, मैं अकेला रह जाता हूँ, मुझे सब बुली करते हैं। तो ये जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना, ये बच्चे सोशल मीडिया से, या अभी शो ऑफ का बहुत ज़माना हो गया। अगर आपको लग रहा है कि ये मेरे ग्रुप में ये बच्चा मैच नहीं कर रहा है, फिनेंशियली हो या बातों में हो या हमारी तरह
कुछ भी मैच नहीं हो रहा है, तो पहले क्या होता था, हम लोग उसे एक्सेप्ट करते थे कि आओ, और हम लोग उसे सिखाते थे या उसमें जेल करने की कोशिश करते थे। अभी आउट कर देते हैं, और जैसे ही आउट कर देते हैं बच्चा वहाँ बहुत लोनली फील करता है, उसे स्कूल जाने का मन नहीं करता है। इवन आप बिलीव नहीं करेंगे, बच्चे मेरे पास अभी आते हैं पूरे हाथ कट से भरे रहते हैं, सीवियर कट, और वो ऐसे फूले हुए रहते हैं। पेरेंट्स को भी दिखता है, ऐसा नहीं कि वो पेरेंट्स से छुपा रहे हैं। आजकल के पेरेंट्स, ये बहुत अच्छी बात है कि बहुत शेयर करते हैं, सुनते हैं, जितने भी वर्क प्रेशर जो भी है, फिर भी टीनेजर की मम्मियाँ मैं देखती हूँ कि हाँ बहुत फ्रेंडली बिहेव करते हैं, सोशल मीडिया से हो या खुद उन लोग हो सकता है डिप्राइव्ड हुए हो, तो मुझे बच्चों को, मैंने जो झेला है बच्चे को नहीं झेलना है, बहुत लर्निंग भी आ गई है। तो उस लर्निंग से पेरेंट्स अपना बहुत सपोर्टिव रहते हैं, पर बच्चों को वो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस उस फ्रेंड में नहीं मिलता है, जिसके कारण वो स्कूल नहीं जाना चाहते, बहुत प्रॉब्लम होने लगी है। राइट। सो ओवरऑल आप बच्चों के लिए कुछ मैसेज देना चाहें, टीनेजर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहें, तो वो क्या होगा, जिसमें एज अ साइकोलॉजिस्ट, एज अ पेरेंट, उनको आप क्या सजेस्ट करोगे जो कि हेल्प करे उनको लाइफ में? सबसे पहला तो टाइम से सोना। टाइम से सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम टाइम से नहीं सोएंगे ना, जैसे हर चीज़ को लेकर जाने के लिए कुछ ना कुछ सपोर्ट की ज़रूरत होती है। जैसे हम अगर चल रहे हैं या काम कर रहे हैं, हमें खाना ज़रूरी होता है, ठीक उसी तरह से माइंड भी पूरे टाइम वर्क करता है, उसे भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। अगर आप रेस्ट नहीं देंगे और फ़ोन भी अगर देख रहे हैं ऑल द टाइम, तो वहाँ पे भी हमें अटेंशन देना पड़ रहा है, माइंड वहाँ पे भी काम कर रहा है। तो अगर टाइम से आप सोएंगे नहीं, तो माइंड को रेस्ट नहीं मिलेगा, केमिकल इम्बैलेंस स्टार्ट हो जाएंगे, सिक्रीशन, तो केमिकल सिक्रीशन इम्बैलेंस होंगे, वहाँ से बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज आने लग जाते हैं। तो टाइम से सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेकेंडली, आपको माइंडफुल होना होगा, एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। आपको जो भी आपकी हॉबी है उस पर फोकस करना होगा। आप अगर मैं हमेशा पेशेंट्स को बोलती हूँ कि जब आप हॉबी पे आओ, तो ये मत सोचो कि इस हॉबी पे मुझे A1 होना है, फर्स्ट आना है, टॉपर होना है, या एकदम द बेस्ट होना है, ये नहीं करना है। आप जैसा भी करो, पर करके आपको अच्छा लग रहा है तो आप वही काम करो। राइट। ऐसा नहीं है, क्योंकि हॉबी एक ऐसी चीज़ है जहाँ हम लोग अपने आप को, सारे इमोशंस को वहाँ निकालते हैं ऑल द टाइम। बच्चे हो या वर्किंग पेरेंट्स हो या कोई भी हो, ऑल द टाइम हमारे ऊपर एक प्रेशर रहता है कि तुम्हें ये करना है एंड रिजल्ट लाना है, आउटपुट देखना है। लेकिन हॉबी एक ऐसी चीज़ है जहाँ सिर्फ और सिर्फ हम ही बोलते हैं, हम ही डोमिनेंट रहते हैं, और हमारी हॉबी सिर्फ हमारी सुनती है जी। तो हॉबी पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, माइंडफुल होना ज़रूरी है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जाना है, और गोल को सेट करना है, और एक चीज़ में स्टिक नहीं रहना है कि ये फ्रेंड मुझे साथ नहीं दे रही है तो मैं उसी को पकड़ के रोए जा रही हूँ, हाथ काटे जा रही हूँ। वो इस चीज़ को हमें समझना होगा, ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अभी ये भी है, सोशल मीडिया में क्या हो गया कि बच्चे जब देखते हैं कि वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, टीनेजर की बात कर रही हूँ, या घर में पेरेंट्स बहुत ज़्यादा बिजी हैं, वो लोनलीनेस है, उस लोनलीनेस में आप सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। सोशल मीडिया में इन्वॉल्व होते ही जो साइबर क्राइम होते हैं, उन लोगों को ना पता चलता है कि ये डिप्राइव्ड है, इमोशनली डिप्राइव्ड है, वो अपने आप समझ जाते हैं और उन्हें मैसेज सेंड करते हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं, और वहाँ से बात करते हैं। लड़कियों को या लड़कों को, उस टीनेजर को एक सपोर्ट मिलता है, शोल्डर मिलता है, वहाँ वो शेयर करने लग जाते हैं अपनी प्रॉब्लम। और जो साइबर क्राइम के पर्सन होते हैं, वहाँ वो उनको इमोशनली डिपेंडेंट बना के अपने ऊपर हर तरह के ब्लैकमेल करते हैं। मेरे पास ऐसे भी पेशेंट आते हैं कि फीमेल की पेरेंट्स बोल रहे हैं कि हमने देख लिया, सडनली इसने न्यूड पिक्चर्स भेजी है, अब हम क्या करें। तो वहाँ लड़कियाँ सब समझती है, टीनेजर्स, कि यहाँ गलत है, लेकिन ये फियर भी है कि अगर ये जो डिमांड कर रहे हैं, अगर वो मैं नहीं भेजूंगी तो शायद यही एक मेरा अच्छा दोस्त है, वो भी मुझसे अलग हो जाएगा। ओके। और फियर ऑफ लूजिंग समवन, वो एक इतना ज़्यादा डेवलप हो जा रहा है कि वो जो डिमांड कर रहे हैं वो सुनते जा रहे हैं। तो उसे भी पेरेंट्स को देखना होगा कि वो कहाँ
क्या क्या किस किस जगह पे वो बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया में कहाँ कहाँ कनेक्टेड हैं, वहाँ पेरेंट्स को पूरा नोटिस रखना होगा, क्योंकि अवेयर रहना पड़ेगा। यस, क्योंकि आप ये देखें यंगर जनरेशन से आजकल जो भी टीनेजर्स बच्चे हैं, दे स्मार्ट किड्स। ऐसा नहीं है कि कोई पहले वाले बच्चे जिनके पास नॉलेज नहीं थी, अब दे मल्टीपल नॉलेज है उनको। एक बहुत ही ऑफ द टॉपिक में वैसे बात कर रहा हूँ, एक किसी ने मुझे रिसेंटली कुछ शेयर किया व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द मेंटल हेल्थ और समथिंग। उन्होंने मेरे को एक बोला कि आप गूगल पे जब कुछ भी लिखते हो, एनीथिंग रिलेटेड टू सुसाइड, ठीक है, एनीथिंग रिलेटेड टू सुसाइड, तो एक हेल्पलाइन पॉपअप हो जाती है इमीडिएटली। वो आपको सुसाइड के बारे में नहीं बोलेगा, एक हेल्पलाइन आ जाएगी। बट उसी को एक कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए उन्होंने मुझे एक चीज़ बोली, वो हेल्पलाइन इज़ अवेलेबल फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग। उसने बोलते क्या है, किसी को सुसाइडल थॉट रात को नहीं आ सकता क्या? तो ऐसा क्या उसको एक किसी को ऐसा थॉट आ रहा है, तो वो उस थॉट को कैसे कंट्रोल करें? बिकॉज इट्स, आई बिलीव दैट इट्स अबाउट फ्यू सेकेंड्स। अगर आप वो अपना माइंड आपका डाइवर्ट होता है, देन यू आर आउट ऑफ इट। तो एज अ साइकोलॉजिस्ट आप इस तरह के क्लाइंट्स को जब आप देखते हैं जो आपके पास आ रहे हैं, जिनको एक सुसाइडल थॉट्स आ रहा है, हर बात पे उनको कुछ लगता है कि भाई आई वांट टू एंड माय लाइफ, उनके लिए आपको पहले तो ये बताइए किस टाइप के केसेस आपके पास ऐसे कुछ आते हैं कि नहीं, और आते हैं तो उनको आप क्या सजेस्ट करते हैं, हाउ टू गेट आउट ऑफ इट? हाँ, आपने जैसे बताया ना कि अभी सब अवेयर हो गए हैं, सारी चीज़ें पता हो गई हैं, तो दो तरह के पेशेंट आते हैं। एक तो आते हैं कि इमीडिएटली फर्स्ट डे, जिस दिन ही ये थॉट आया, वो समझ जाते हैं कि कुछ गड़बड़ चल रहा है, मुझे डॉक्टर से मिलना है जी। और वो फर्स्ट डे ही आकर हेल्प लेते हैं। तो वहाँ जो थेरेपी मुझे देनी होती है, मैं इश्यूज समझती हूँ कि कहाँ प्रॉब्लम है, और उस इश्यूज को पकड़ के मैं फिर थेरेपी देती हूँ। और कभी कभी होता है कि आप बहुत ज़्यादा सुनने लग जाते हो ये न्यूज़, मेरे फ्रेंड ने ऐसा कर लिया, सडनली आप स्कूल में है, सडनली आता है बच्चों के पास न्यूज़ कि इसने ऐसे सुसाइड कर लिया। तो वो क्या होता है कि हम लोग सुनते सुनते हमारे माइंड में वो स्टोर हो जाता है, और वो बच्चे उस तरह से हिप्नोटाइज्ड हो जाते हैं। सुनते सुनते ना, आप जैसे ही सुनेंगे आपका माइंड एक पिक्चर देने लगेगा कि ये हुआ, और वो पिक्चर स्टोर होता है और वो हिप्नोटाइज्ड वे में चला जाता है, और वो बच्चे फिर दोबारा सोचते नहीं है, वो अटेम्प्ट ले लेते हैं। उनको लगता है कि ये सबसे आसान तरीका है सिचुएशन से एस्केप करने का। तो वहाँ हमें पहले ही अवेयरनेस देना होगा कि जैसे ये थॉट आए या उसके पहले ही हमें पहले पॉजिटिव पे सोचना होगा। ये चीज़ें कब आती है? जब हम नेगेटिव सोचने लग जाते हैं, फेलियर फील करते हैं, किसी चीज़ का फियर होता है या प्रेशर होता है, तो हमें पहले सोचना होगा कि हम कैसे उसे ओवरकम करेंगे। उस पर डूबते नहीं जाएंगे। अगर मुझे लग रहा है कि मुझे पढ़ाई नहीं आ रहा है या मुझे ये डांट पड़ेगी मार्क्स कम मिलने से, तो हमें वहाँ शेयर करना होगा या हेल्प लेना होगा। पहले ही इनिशियल टाइम में ही समझना होगा। नेगेटिव, जैसे तभी हम बोलते हैं मेंटल हेल्थ इश्यूज, हम कैसा सोच रहे हैं उस पर भी डिपेंड करता है जी। हम सिचुएशन को कैसे ले रहे हैं। एक ही सिचुएशन है, दो पर्सन दो तरीके से लेगा। एक सोच रहा है मैं फेलियर हूँ, मुझसे नहीं होगा, और एक पर्सन सोच रहा है कि मैं फेलियर हूँ, मुझे इससे सोल्यूशन ढूंढ के आगे बढ़ना है। तो जो ये पर्सन है जो फेलियर सोच रहे हैं, उसे पहले ही हमें सबको ही सोसाइटी को अवेयर करना होगा कि हमें सोल्यूशन कैसे ढूंढना है, ना ही उसे उसमें डूबते जाना है। जी। अवेयरनेस डेवलप करना होगा। आप उसे हटाकर पॉजिटिव सोचो। जैसे आप रात को द मोमेंट आपको लग रहा है कि मैं फेलियर फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, रात को सोने के टाइम आपको सोचना होगा, अपने आप को एज अ हीरो देखकर, हीरोइन देखकर, आईज क्लोज करके मूवी की तरह देखना होगा कि मेरे साथ ये सक्सेस हो रहा है। एंड इमीडिएटली ना, आप थोड़े दिन जैसे ही देखेंगे, आपको सेंस ऑफ सक्सेस फील होने लगेगा और आप उस जोन से निकल के बाहर आ सकते हैं। तो अपने आप को ना, फेलियर फील जैसे ही आएगा, वो उसमें डूबते नहीं जाना है, इमीडिएटली मूवी की तरह देखना है। यस, राइट। सो एक टीनेजर से अब थोड़ा सा हम आगे बढ़े, तो अब बात करते हैं एक जेन ज़ी जनरेशन जिसको हम कहते हैं। अब जेन ज़ी जनरेशन एक वो जनरेशन है जो अब पढ़ाई करके एक वर्किंग एनवायरनमेंट में भी आ गई है, बट हमने देखा है कि वो एक लेवल ऑफ प्रेशर नहीं ले सकती, या
उनको वो माइंडसेट नहीं है उस तरीके का प्रेशर लेना जो उससे पहले की जनरेशन लेती थी, जिनका माइंड करने का, काम करने का तरीका डिफरेंट था। सो इस जनरेशन को भी बहुत सारे एंग्जाइटीज इश्यूज हैं, इनकी लाइफ के भी इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, वो कुछ डिफरेंट हैं जो कि एक पहले की जनरेशन के लोगों के साथ होता था। सो ऐसे कोई एग्जांपल आपके पास हो जिनको आपने कैटर किया हो, जो कि एक एग्जांपल के थ्रू ही आप बता सकें लोगों को कि किस तरीके के इनको इश्यूज होते हैं, कैसे इनसे बाहर निकल सकते हैं। तो बच्चे आते हैं, पेशेंट्स आते हैं जिनके पास एंजाइटी, मतलब जो कंप्लेन लेकर आते हैं कि मुझे एंजाइटी अटैक्स हो रहे हैं मुझे, और वो पैनिक अटैक में कन्वर्ट हो जाता है। वो ये बताते हैं कि सडनली मुझे ऑफिस में ये होने लग गया, लोगों ने सोचा कि मुझे हार्ट इश्यूज हो रहे हैं, हॉस्पिटल में गया या गई, फिर ईसीजी हुआ, सारा टेस्ट सही था, तो वो पैनिक अटैक स्टार्ट हो जाते हैं, स्वेटिंग होने लग जाता है, चेस्ट में पेन फील होने लग जाता है, डिजीनेस होने लग जाती है, शिवरिंग हैंड्स एंड लेग्स होते हैं, तो ये सारे प्रॉब्लम्स होने लग जाते हैं। तो जब पहले तो अगर आप आए हो इमरजेंसी से या डॉक्टर ने चेक किया है आपके ईसीजी नॉर्मल है, तो समझ में ही आ रहा है कि आपके पैनिक अटैक्स हैं, तो वहाँ उस पैनिक अटैक्स में हमें वर्क करना होता है, पेशेंट को रिलैक्स करना होता है। और मैं एनएलपी टेक्निक यूज़ करती हूँ एंड हिप्नोथेरेपी यूज़ करती हूँ। तो एनएलपी टेक्निक से क्या होता है, जो आप ये न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम है, आप माइंड में जो सोच के रखे हैं उसे हम लोग चेंज करते हैं, रिफ्रेम करते हैं। Okay. तो पहले तो मैं समझती हूँ कि कोर इश्यूज कहाँ से हैं। ज़रूरी नहीं है कि आज आपको बॉस ने ये डांटा और यहाँ मुझे पैनिक अटैक स्टार्ट हुए, ज़रूरी नहीं है कि यही कोर इशू है। मैं पहले पता करती हूँ, सारे काउंसलिंग करके, टॉक थेरेपी करके समझती हूँ कि इश्यूज कहाँ से ट्रिगर हुआ है। हो सकता है वो 2 साल पहले स्टोर हो गया था और अभी वो निकल के आ रहा है, ऐसा भी होता है। तो वो मैं समझ के उस एरिया में वर्क करती हूँ। अभी आपने बोला डॉक्टर साहब टॉक थेरेपी हमने सुना है कि पहले एक वेस्टर्न वर्ल्ड में एक बहुत इम्पोर्टेंट थेरेपी है, वेयर द पीपल वांट टू टॉक टू समबडी। वो अब इंडिया में भी और ख़ासकर मेट्रोज में हम देख रहे हैं, वो बहुत कॉमन होता जा रहा है, वेयर एक काउंसलर के पास वो कई बार सिर्फ कोई जाना चाहता है जस्ट टू एक्सप्रेस देमसेल्फ। बट क्या एक इंसान जो एक थेरेपिस्ट के पास जा रहा है, क्या वो अपने आप को पूरी तरह से एक्सप्रेस कर सकता है? बिकॉज उसके दिमाग में एक क्वेश्चन ये भी होगा कि अदर पर्सन में बी जजिंग मी, सो क्या वो जाके अपने आप को फुल एक्सप्रेस कर सकता है, या कोई ऐसी टेक्निक आप जो यूज़ करते हैं जिससे वो अपने आप को पूरा एक्सप्रेस करके अपने आप को प्रॉब्लम रूट कॉज बता सके? ये तो पेशेंट आते हैं तो बोलते ही हैं कि ये कॉन्फिडेंशियल रहेगा क्या जी। तो वहाँ मुझे उन्हें एश्योर करना होता है कि पहले मैं साइकोलॉजिस्ट बाद में बनी थी, ये सीखी थी कि कैसे चीज़ों को कॉन्फिडेंशियल रखा जाए, एथिकली सारी चीज़ें कैसे मेंटेन की जाए। और जब वो एक चीज़ बोलते हैं, एज ए एक्सपीरियंस साइकोलॉजिस्ट मैं समझ जाती हूँ कि ये चीज़ का इशू क्या हो सकता है। तो उनके बोलने के बाद, मतलब कुछ चीज़ें प्रॉब्लम बोलने के बाद मैं पूछने लग जाती हूँ कि ये हुआ था, तो वो समझने लग जाते हैं कि हाँ यहाँ ये समझ गई हैं। फिर मैं उन्हें ये भी समझाती हूँ कि इस चेयर में बैठकर मैं कभी नहीं जज करूँगी कि आप क्या हो, आपका खुद का प्रॉब्लम है, आप जिस प्रॉब्लम में हो वो आपकी प्रॉब्लम है, यहाँ मैं अगर जज करूँगी तो फिर आप कहाँ जाएंगे। तो वो एश्योरेंस मैं उन्हें देती हूँ कि हाँ ये साइकोलॉजिस्ट कभी जज नहीं करती। और जब मैं जो वो हेजिटेट करती हैं बताने में, वो मैं खुद ही उनसे पूछने लग जाती हूँ, तो वो ओपन होते 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 पूरा अच्छे से रैपो बिल्ड हो जाता है और वो ओपन हो जाते हैं। राइट। सो नाउ अगेन वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम बोलेंगे, इसको कैसे भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ द इशू इज the working people, the corporate people. I am sure इस तरह के बहुत सारे लोग आपके पास आते होंगे seeking help because stress anxiety levels जो एक working professionals में आजकल के competitive environment में है, वो उनको भी एक professional help की ज़रूरत है। And now we have seen with our friends, colleagues that they don't mind going to a counselor seeking a professional help. So किस टाइप के क्लाइंट आपके पास आते हैं फॉर हेल्प, एंड स्पेशली पीपल वर्किंग इन अ कॉर्पोरेट? आप कुछ बता सकें
उनकी जर्नी कैसी रहती है एंड हाउ दे कम टू यू? जैसा हमें पता ही है कि कॉर्पोरेट लेवल में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो गया है। अब ये स्ट्रेस हो जाने के कारण ये पूरे दिन टोटली वर्क करते हैं। करने के बाद जब वो फ़ोन स्क्रॉल करते हैं तो वो रातों रात स्क्रॉल हो जाता है। 3 बजे तक, 4 बजे तक फिर नींद नहीं आती है, फिर थकान होता है, फिर सोते हैं। तो एक लैक ऑफ स्लीप बहुत ज़्यादा डेवलप हो जा रहा है। लैक ऑफ स्लीप होने के कारण हमारे जो केमिकल हैं उनके सिक्रीशन इम्बैलेंस हो जा रहे हैं, जिसके कारण एंजाइटी स्टार्ट हो जा रही है। एंजाइटी से फिर पैनिक अटैक स्टार्ट हो रहे हैं और एंजाइटी का फिर ज़्यादा लेवल हो जा रहा है, सिज़ोफ्रेनिक हो जा रहे हैं, पैरानोइया हो जा रहे हैं, मतलब हेलुसिनेट करने लग जा रहे हैं, किसी भी चीज़ को लेकर शक होने लग जा रहा है, बाइपोलर डिसऑर्डर हो जा रहे हैं। वहीं से लैक ऑफ स्लीप इज़ द स्टार्टिंग ओरिजिन। हाँ, और वहाँ से ये सारी चीज़ें होने लग जा रही है। पैनिक अटैक स्टार्ट हो रहे हैं, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हो जा रहा है। कई पेशेंट आके बोलते हैं कि सुबह उठ के मुझे लगता है मैं क्यों जी रहा हूँ, मेरा मकसद ही क्या है। ये सारे थॉट्स आने लग जाते हैं और ये थॉट्स ही सुइसाइडल की तरफ लेकर जाते हैं। तो मैं सबसे पहले यही बोलूँगी, सबको यही बताना चाहती हूँ कि स्लीप को आप एकदम हमेशा ठीक रखें। टाइम से सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, अगेन नाउ एक किस टाइप के इश्यूज आपके सामने नॉर्मली लोग आते हैं? तो स्लीप एक ऐसा एक प्रॉब्लम हो गया है जिसके स्लीप की वजह से ये सब कॉजेज आ रहे हैं, बट लेवल ऑफ एंजाइटीज जितना इंक्रीज है, आपको हाइपरनेस इतनी ज़्यादा है, पेशेंस लेवल इस टाइम पे ख़त्म है, किसी के ऊपर नहीं है। हमने अभी कुछ एग्जांपल देखे थोड़े दिन पहले कि बाइकर्स थे, उनके साथ हल्का सा कुछ इशू हुआ तो उसमें तो पेशेंस नहीं था उस चीज़ को लेके, तो वो चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो गई। ऐसा ही हम देखते हैं और भी जगह पे, क्योंकि रोड रेज भी हो रहा है, इश्यूज़ हो रहे हैं, अल्कोहलिक इश्यूज़ हो रहे हैं। तो इस टाइप के लिए भी जो आपके पास आ रहे हैं लोग, उसको किस तरह से आप उनको गाइड करते हैं? और सबसे इम्पॉर्टेंट एक चीज़ और थी जो कि लोगों के दिमाग में ये रहता है कि काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास जाने के बाद वो एक बहुत सारी सेट ऑफ मेडिसिन दे देते हैं टू ईज देम आउट। क्या मेडिसिन सबके लिए रिकमेंडेड होती है या केस टू केस? नहीं, मेडिसिन सबके लिए रिकमेंड नहीं होती है। जो सीवियरिटी होती है, साइकोसिस होता है या सीवियर प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे सीवियर ओसीडी हो गया, सीवियर वाला, या सिजोफ्रेनिया हो गया, उन सारी जगह पे ये सारी चीज़ें तब होती है जब आपके केमिकल सिक्रेशन इम्बैलेंस होने लग जाते हैं। वहाँ हमें बैलेंस करने के लिए इनिशियली मेडिसिन देकर उसे ठीक करना पड़ता है, फिर थेरेपी हमारी काम होती है। और अगर डे टू डे बिहेवियरल इशू हो रहा है, एंगर इशू हो रहा है या एंजाइटी हो रही है, तो वहाँ सिर्फ थेरेपी काम करती है। ओके ओके, नाउ एक आप कुछ रेमेडीज लोगों को देना चाहें जो कि एक काउंसलर के पास नहीं गए हैं या नहीं जाना चाहते बिकॉज ऑफ एनी रीजंस, बट समथिंग दैट कैन हेल्प देम सिटिंग एट होम, बट यस हम मना करते हैं, सेल्फ मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो ऑब्वियसली यू नीड प्रोफेशनल हेल्प, बट प्रोफेशनल हेल्प पे जाने से पहले आपको अपने आप को रेडी करना है। तो किस टाइप से रेडी करें जिसमें हम ये प्रोफेशनल हेल्प के लिए जा रहे हैं, तो वी शुड बी ओके टू एक्सेप्ट थिंग्स एंड एक्सप्रेस आवरसेल्फ। जैसे सबसे पहले तो हेल्दी लाइफस्टाइल करना है। हेल्दी लाइफस्टाइल में आपको सुबह टाइम से उठना होगा, मेडिटेशन करना होगा, योगा या एक्सरसाइज करना होगा। जिम के लिए मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, योगा मेडिटेशन के लिए ही ज़्यादा बोलूँगी। वॉक करना पड़ेगा। वॉक जब हम करते हैं तो जब हम ब्रीथ इन एंड आउट करते हैं तो वो ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक जाता है और ब्रेन में जाकर एक केमिकल क्रिएट करता है वो ऑक्सीजन, और फिर हमारे नर्व्स उसे लेते हैं। लेने के बाद बॉडी में पॉजिटिव हार्मोन सेंड करते हैं। अगर हम वॉक नहीं करेंगे, योगा एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो वो ऑक्सीजन हमारे ब्रेन तक नहीं जाती है, कोई केमिकल टर्न नहीं होता है, नर्व सूखने लग जाते हैं, तब केमिकल इम्बैलेंस होता है और हमारी ये प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। तो वॉक करना या योगा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मेडिटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हेल्दी फूड लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्कोहल से पीछे रहना होगा। ठीक है, थोड़ा फ़न करने के लिए आप
वंस इन ए वाइल ले लिए, लेकिन अल्कोहल से भी हटना होगा, क्योंकि अल्कोहल जब हम लेते हैं ना उस पीरियड में, कॉर्पोरेट लाइफस्टाइल में हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर है, उस समय वो एम्प्लॉय क्या करते हैं, ड्रिंक करने लग जाते हैं। ड्रिंक करके उस पीरियड के लिए वो देखते हैं कि अरे मैं तो बहुत रिलैक्स फील कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट उस समय हमारा नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वर्क करना बंद कर देता है। तो जब बंद कर देता है तो हम नो एंड राइट एंड रॉन्ग का जजमेंट भूल जाते हैं, और उस समय भूलकर, सब कुछ भूलकर हम रिलैक्स फील करते हैं, तो हमें लगता है कि हम बहुत रिलैक्स हैं। दूसरे दिन जब नशा उसका उतरता है तो अगेन वो स्ट्रेस ट्रिगर हो जाता है, तो उसे लगता है कि नहीं, वो वाला नशा वाला पीरियड में मैं बहुत रिलैक्स था, यहाँ फिर से स्ट्रेस हो गया, मुझे फिर से ले लेना चाहिए। बट जब हम अल्कोहल लेते हैं तो हमारा जो स्ट्रेस लेवल अगर 1 रहता है, अल्कोहल लेने के बाद वो 2 हो जाता है। जब वो होश में दूसरे दिन आता है, अल्कोहल का नशा जब उतर जाता है, तो उसे लगता है कि क्योंकि वो लेवल 2 हो गया, तो उसे लग रहा है अरे ये तो बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, तो वो फिर उस एंजाइटी से बचने के लिए दूसरे दिन फिर लेता है, तो वो लेवल 3 हो जाता है। करते करते हमारा ये स्ट्रेस लेवल अल्कोहल के कारण भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा है, तो इससे भी हमें पीछे हटना है। एंड ये अल्कोहल जो है हमारे डूज एंड डोंट्स, मॉरल चीज़ों को ब्रेक करता है। जैसे अभी तो नहीं दिखाते पिक्चरों में, पुराने टाइम में कोई हीरोइन को प्रपोज करने जा रहा है, पर वो डर रहा है कि हीरोइन मना कर देगी तो क्या होगा, रिजेक्शन, फियर ऑफ रिजेक्शन रहता है, तो वो दिखाता है हीरो ड्रिंक कर लेता है और घर के हीरोइन के घर के नीचे जाके शाउट करता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अमिताभ बच्चन का वो मूवी मीना आ गया तेरा दीवाना, तो वहाँ अल्कोहल दिखा रहा है कि अल्कोहल हमारे राइट एंड रॉन्ग के जजमेंट को बंद कर देता है, वो फियर चला जाता है और हम वो कर लेते हैं, हमारा जो मॉरल लाइन रहता है उसे हम क्रॉस कर देते हैं। ठीक, अल्कोहल लेने के बाद भी ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी बहुत स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब पेड सेक्स। मेरे पास इस तरह के भी पेशेंट आते हैं जो बाहर टूर में जा रहे हैं, नशा कर रहे हैं, और इन सारे पूरे थ्रू आउट जो कॉर्पोरेट स्ट्रेस है उससे बचने के लिए यहाँ पे इन्वॉल्व हो जा रहे हैं। वो सारी चीज़ें भी नेगेटिव की तरह अभी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, इजीली एक्सेसिबल हो गया है अभी, एंड ये सारी चीज़ें डेवलप भी ज़्यादा होने लग जा रही हैं। तो हमें अपने लाइफस्टाइल को बचाना होगा, अल्कोहल से दूर हटना होगा, किसी भी ड्रग से या अल्कोहल से, एंड टाइमली सोना होगा। जी डॉक्टर साहब, लास्ट 20 years प्लस जो आप एज अ काउंसलर, एज साइकोलॉजिस्ट लोगों की हेल्प कर रहे हैं एंग्जाइटी और चीज़ों से बाहर निकलने के लिए, सो आपने कोई ट्रेंड में चेंज देखा हो, जिसमें पहले जो आपके पास केसेस आते थे और अब जो केसेस आते हैं, कुछ ट्रेंड चेंज हुआ है, या सिमिलर काइंड ऑफ केसेस या सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स के साथ ही लोग आ रहे हैं? पहले क्या होता, आते वही सेम प्रॉब्लम है। पहले होता था बहुत हेजिटेट करके आते थे, बोले ना बोले, थोड़ा सा थम थम के बोलना, वो कॉन्फिडेंस नहीं होता था, बिकॉज कहीं ना कहीं आपके अंदर वो एक डर था, फियर ऑफ जजमेंट। राइट। अभी जब ये डियर जिंदगी मूवी आई आलिया भट्ट की, या दीपिका पादुकोण ने बोला, करण जौहर ने अपना बताया कि मुझे ये प्रॉब्लम था, वहाँ से आते वैसे ही प्रॉब्लम है, बट वो बहुत ओपनली शेयर कर रहे हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम है, कोर इशू क्या है। अभी समझ पा रहे हैं कि समथिंग बैगेजेस आई एम कैरिंग, कुछ ये हुआ था इशू, शायद उसलिए हो रहा है क्या, तो वहाँ मैं फिर फिगर आउट करती हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, नहीं है। सो डॉक्टर साहब, आप अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा बताएं, आप इस फील्ड में कैसे आए, और अगर कुछ लोग आपको कांटेक्ट करना चाहें तो कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? इस फील्ड में तो मैंने बताया कि मेरा इंटरेस्ट ही डेवलप होने लग गया स्कूल टाइम से ही, कि मेरा नेचर है कि मैं बहुत लोगों को हेल्प करूं। मुझे लगता है कि जो भी प्रॉब्लम में है, मुझे लगता है वहाँ जाकर मैं उसका प्रॉब्लम सॉल्व करूं, ये मेरा नेचर बचपन से ही था। तो ये एक फील्ड था जो मुझे और इनकरेज किया। साइकोलॉजी जब मेरी सब्जेक्ट आई, मुझे और इनकरेज किया कि मैं इसमें जाऊँ। और अगर मुझसे कोई कॉन्टैक्ट करना चाहता है तो मैं मरिंगो एशिया हॉस्पिटल में हूँ, सेक्टर 56 गुड़गांव, एंड डियर माइंड वेलनेस क्लिनिक, वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जी, thank you very much, ma'am. Thank you, It was brief discussion. We'll have more discussion on this because ये एक बहुत बड़ा वास्ट एरिया है, जिसमें अभी हमने एक बेसिक हर टॉपिक्स को टच किया है। इन फ्यूचर हम धीरे धीरे इनको और डेप्थ में जाके एक एक टॉपिक पे फिर डिस्कशन करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू।